बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंट्री टेस्ट का मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने चैप्टर 11 जो है वो स्टार्ट किया था और चैप्टर 10 हमने वाइंड अप किया था। चैप्टर 11 के अंदर हमने पीरियोडिक फंक्शंस और फिर जो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस हैं इनके पीरियड्स को पढ़ा था और फिर कुछ उसके हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे कि कैसे आपने डिफरेंट फंक्शंस के पीरियड्स फाइंड करने हैं। आज जो हमारा काम हमने करना है वो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस। आपके पास 6 ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस, टेन कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट। हमने हर एक फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करना है और फिर देखना है कि उससे रेलेवेंट हमारे एमसीक्यूज़ में किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपके सामने एक एक करके ग्राफ या दो करके ग्राफ बनाता हूँ, फिर उनको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे हम उसको स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन की। पहला ग्राफ हम अगर देखें y = साइन ऑफ x। साइन फंक्शन जो है इसका जो ग्राफ है वो साइनोसाइडल वेव बनती है। साइन 0 पे 0 होता है, इसलिए इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। और फिर आगे देखें किस तरह की शेप बनेगी। यहाँ मैं आपके सामने इसकी शेप बना देता हूँ, फिर इसके साथ ही हम दूसरा ग्राफ ही डिस्कस कर लेंगे y = cos ऑफ x। इन दो के बाद फिर हम आगे चलेंगे, पहले इन दो को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के सामने मैंने दो ग्राफ सिर्फ बनाए, साइन x और cos x का। पहले इनको स्टडी करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। साइन x और cos के ग्राफ दोनों एक साइनोसाइडल वेव होती है। इस वेव में डिफरेंस ये होता है कि साइन और cos की वेव 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देख के दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखें साइन का ग्राफ 0 से पास कर रहा है, जो कि साइन 0 पे 0 होता है, जबकि cos 0 पे 1 होता है। जस्ट एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है साइन और cos के ग्राफ में। फॉरवर्ड भी हो सकता है ये फेज शिफ्ट और बैकवर्ड भी हो सकता है। बाकी दोनों की वेव बिल्कुल सेम है। और एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है -1 से 1 की। इस स्ट्रिप से ग्राफ बाहर नहीं जाता। और चूँकि ये y की एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है cos और साइन दोनों के जो आंसर्स हैं वो -1 और 1 की इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते। जबकि x वाली साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, -∞ से +∞ ये ग्राफ जा रहा है। इसी तरह cos का ग्राफ भी -∞ से +∞ जा रहा है। इसका मतलब दोनों की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, बट दोनों की जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन बिटवीन -1 and 1, बोथ इंक्लूसिव, इसकी भी और इसकी भी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पेपर में इसके MCQs किस तरह से आ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ की हेल्प से आप MCQs किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं और ग्राफ का MCQs में क्या यूज़ है। तो मैंने आप लोगों के सामने 2 MCQs लिखे हैं और ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि ग्राफिकल बिहेवियर अगर आपको साइन cos का पता हो तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी कुछ कैलकुलेशंस अपनी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे साइन 34 डिग्री की वैल्यू चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो अब आप ये देखें कि साइन 34 के करीब जो हमें एक स्टैंडर्ड टेबल याद होता है 0, 30, 45, 60 और 90 का, उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो 34 के करीब हमें जो वैल्यू पता है वो 30 डिग्री की, और साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 0.5। तो जो ही हम 30 डिग्री से 34 की तरफ जाएंगे, साइन का ग्राफ देखें आप इंक्रीजिंग है। 30 से आप 34 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू भी 0.5 से इंक्रीज़ होगी। यानी ये देख लें कि अगर 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0.5 है तो जब हम 34 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होगी। अब 0.5 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बहुत दूर भी नहीं जाना हमने, यानी 0.5 के बजाय 0.52, 53, 54 ऐसे कुछ हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो या तो 0.5 से छोटे हैं या 0.5 से बहुत दूर हैं। जैसे ये देखें, ये 0.5 से लेस है, ये बहुत दूर है, ये भी उससे बहुत पीछे है। एक ही ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है जो 0.5 के करीब भी है और थोड़ा सा 0.5 से ज़्यादा भी है। तो इसका मतलब हम ये वाला ऑप्शन यहाँ चूज़ कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह एक एग्जांपल मैंने cos की आप लोगों को दी है। cos में रखा है 58 डिग्री। अब 58 डिग्री के करीब जो स्टैंडर्ड वैल्यू में पता होती है वो है 60 डिग्री। तो अगर आपको cos 60 का पता हो कि cos 60 पे आपको आंसर देता है 0.5, और अगर आप 60 से आगे आएंगे तो cos का ग्राफ डिक्रीजिंग है। 60 से आगे आएंगे तो 0.5 से कम वैल्यू होगी, और अगर हम पीछे जाएंगे तो बैकवर्ड मूव करने से ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है अगर वैल्यू 60 से कम होगी, जैसे मैंने कहा कि 58 डिग्री है, तो वैल्यू जो आंसर आएगा वो भी 0.5 से क्या होगा ग्रेटर। यहाँ भी आपने यही कहा था कि यहाँ जो कि आप फॉरवर्ड जा रहे थे
साइन का ग्राफ फॉरवर्ड जाने से इंक्रीज़ हो रहा है 0 से 90 तक, और कास का ग्राफ फॉरवर्ड जाने से डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ भी वैल्यू हमने कहा था 0.5 से ग्रेटर होगी, यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, अगर हम 60 से पीछे जाएंगे तो वैल्यू 0.5 से क्या होगी, ग्रेटर। तो चारों ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 0.5 से ग्रेटर हो लेकिन 0.5 के करीब भी हो, जो कि 58-60 के करीब है। ये 0.5 से लेस है, ये 0.5 से बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो 0.5 के करीब भी है और 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा भी है। तो ये हमें यूजुअली अप्रॉक्सीमेशन करने में ग्राफ काम आता है। हम एक रफ गैस कर लेते हैं तकरीबन कितना हमारा आंसर होगा और उसकी बेस पे हम ये वाले MCQs टिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते होते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो हम क्यों किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आप रिकॉल करें 9 चैप्टर 10 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 11 भी हम कंप्लीट करने वाले हैं कि हमने 90 डिग्री से बड़े एंगल भी देख लिए, टेबल के अंदर 15 डिग्री 75 डिग्री भी डिस्कस कर लिया, 360 या उसके मल्टीपल्स वाले एंगल भी देख लिए, यानी हर तरह का एंगल इस एक ग्राफ वाले क्वेश्चन करने के बाद हमने क्लियर कर लिया है। अब उम्मीद है कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो आपके पेपर में उस पर आपसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए और आप उसका आंसर ना कर सकें। एक्यूरेट ना भी कर सकें तो अप्रॉक्सीमेशन कम से कम आप ज़रूर बता सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद। अब जिस तरह साइन कास का मैंने ग्राफ बनाया है, अब मैं आप लोगों के सामने टेन और कॉट का ग्राफ बनाता हूँ। जिन जिन के ग्राफ थोड़े बहुत मैच करते हैं वो हम इकट्ठे बना रहे हैं। साइन कास का चूँकि एक सेम वेव थी, सिर्फ 90 डिग्री का फेस शिफ्ट था। जब मैं टेन और कॉट का ग्राफ बनाऊंगा वो भी तकरीबन सेम होगा, उसके अंदर भी 90 डिग्री का फेस शिफ्ट नज़र आएगा आपको। फिर हम ग्राफ बनाएंगे सेकंड को सेकंड का। तो अब हम आते हैं टेन और कॉट की तरफ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टेन और कॉट के ग्राफ के बारे में। ये बड़े स्पेशल ग्राफ हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स को इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, और ये आपको जो आगे सेकेंड ईयर के अंदर भी जाके इन ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि इनका प्रॉपर कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। पहली बात तो ये याद रखें कि टेन और कॉट ऐसे फंक्शंस हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल फॉर्म में होता है। जैसे टेन का कॉज है डिनोमिनेटर और कॉट का जो है वो साइन है डिनोमिनेटर। और कॉज और साइन जहाँ जहाँ ज़ीरो होते हैं वहाँ इन दोनों के अनडिफाइंड होने का चांस बन जाता है। टेन के बारे में अगर आप याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने टेन की डोमेन लिखी थी। हमने ये कहा था कि 90 डिग्री के जितने ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर टेन अनडिफाइंड होता है। अब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, यानी कि प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस 270 डिग्री। इसी तरह से जो जो ऑड मल्टीपल इंटेग्रल ऑड मल्टीपल बनेगा वो आपने उस पर टेन को देखेंगे आपके वहाँ टेन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देख लें जब टेन का ग्राफ बनता है तो जहाँ जहाँ 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स आते हैं वहाँ पे आपको एक वर्टिकल डॉटेड लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी। तो पहला मल्टीपल पॉजिटिव देखें तो 90 डिग्री है, फिर 93 है 270, फिर -90 और -270। तो मैं अगर इनको प्रोमिनेंट थोड़ा सा करूँ तो आपके पास 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल जो ग्राफ में फ़िलहाल आपको नज़र आ रहे हैं वो ये 4 हैं। इन 4 ऑड मल्टीपल्स पे देखें वर्टिकल डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की हैं, ये शो कर रही हैं कि यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इन वर्टिकल डॉटेड लाइंस को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एसिम्पटोट्स कहते हैं। एसिम्पटोट्स बेसिकली क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं जो ये डिटरमिन करती हैं कि वहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 90 डिग्री यानी π/2, ये tan फंक्शन का एक एसिम्पटोट है। और सेकेंड ईयर के मैथ में आप लोगों ने ये बात सीखी हुई है कि जो लाइन सिर्फ x में होती है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। जैसे आप देखें x = 0 लिखा हो तो ये किसको शो करता है, y एक्सिस को, और y एक्सिस की एक लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि x = π/2 प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, ये सारी वो वर्टिकल लाइंस हैं जहाँ tan अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं ये एसिम्पटोट्स हैं। आगे चलते हैं एसिम्पटोट्स के बाद नेक्स्ट। अब आप देखें जहाँ पे जैसे ये 90 है और 90 पे ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो 90 से पहले अगर देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है ये ग्राफ को शो कर रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कोई लिमिट नहीं है, किस तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर 90 से आगे देखें थोड़ा सा तो ग्राफ इधर नीचे की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये देखें ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर प्लस लिखते हैं, प्लस का मतलब ये है कि 90 से हम आगे हैं, जैसे 90 से थोड़ा सा आगे हैं लेकिन 90 को अप्रोच कर रहा है, जिसे हम राइट हैंड लिमिट कहते होते हैं, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। और अगर हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 90 डिग्री और इसके ऊपर लिखते हैं माइनस, तो माइनस लिखने का आप मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। 90 से लेफ्ट पे रहें तो ग्राफ की तरफ अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को,
तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि 10 अक्सर जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन होती थी कि जिस भी स्टूडेंट से हम ये पूछते हैं कि बेटा 10 90 क्या होगा, तो फ़ौरन हमें आंसर मिलता है सर इन्फिनिटी। तो याद रखना है 10 90 इन्फिनिटी नहीं होता, 10 90 अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिटी तब बनेगी जब आप 90 के करीब होंगे, लेफ़्ट साइड से करीब होंगे तो प्लस इन्फिनिटी बननी है, राइट साइड से करीब होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ़्ट राइट क्योंकि दोनों डिफरेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे 10 का ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी थोड़ी सी इस हवाले से। तो ये सेकंड ईयर में अगर देखें तो लिमिट वाले चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ काम आ सकती है कि x अप्रोचेस टू 90 हो और प्लस 90 का मतलब है राइट में और माइनस 90 का मतलब है लेफ्ट में। तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव नजर आएगा। डायरेक्ट अगर 10 90 हम लिखें तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट अगर 10 90 आपसे कोई पूछे तो आप उसको कहेंगे कि 10 90 पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड का और इन्फिनिटी का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बातें इस तरह से होगी। अब बिल्कुल कॉर्ड की तरफ आते हैं। 10 अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे अनडिफाइंड होता है तो कॉर्ड जो है वो जहाँ जहाँ, चूँकि कॉर्ड होता है काज ओवर साइन, जहाँ जहाँ साइन ज़ीरो होगा वहाँ कॉर्ड अनडिफाइंड होगा। और साइन कहाँ ज़ीरो होता है, एन पाई पे। एन पाई का मतलब है पाई के सारे इंटीजर मल्टीपल्स जो होते हैं, जैसे 0 प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो यहाँ अगर आप देखें तो पाई के जो इंटीजर मल्टीपल हैं वो कौन कौन से, -1 इंटू पाई, 0, 180, यानी ये 3 मल्टीपल्स यहाँ मैंने शो किए हैं। ये 1 इंटू पाई है, ये -1 इंटू पाई है और ये 0 इंटू पाई है। जितने भी पाई के यानी 180 डिग्री के इंटीजर मल्टीपल होंगे वहाँ कॉर्ड क्या होगा, अनडिफाइंड। तो उसके एसिम्पटोट्स अगर 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स बनते हैं तो कॉर्ड के एसिम्पटोट्स आप देख लें कहाँ कहाँ बन रहे हैं, 180 और 180 के जितने भी इंटीजर मल्टीपल हैं यानी पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो अगर हम इनके एसिम्पटोट्स को लिखें तो मैं ये कह सकता हूँ ये लिखने के बाद कि ये तो एसिम्पटोट्स मैंने किसके लिखे हैं, y इज़ इक्वल टू 10x के लिए। अगर मैं y इज़ इक्वल टू बात करूँ cot x की तो हम ये कहेंगे कि इसके एसिम्पटोट्स बनते हैं n पाई पे। n पाई किस और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो ये बनते हैं 10 के कॉट के वर्टिकल एसिम्पटोट्स और ये जो 90 डिग्री और उसके ऑड मल्टीपल्स हैं यहाँ बनते हैं 10 के एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो उम्मीद है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ये जो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको होता है लेफ़्ट और राइट लिमिट का आइडिया समझना है। अगर हम लिमिट वाला क्वेश्चन कॉट के हवाले से देखें तो ये देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और आगे लिखा हुआ है कॉट x, तो अगर हम 0 माइनस लिखेंगे मतलब 0 के लेफ़्ट में, ये देखें 0 के आप लेफ़्ट पे रहेंगे तो कॉर्ड का ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस कॉट x, तो 0 प्लस का मतलब है 0 से राइट पे है, राइट हैंड लिमिट है। 0 से आप आगे आएंगे तो ग्राफ किधर अप्रोच कर रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी को। तो इधर आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं आपसे कहता हूँ डायरेक्ट कि कॉट 0 पे क्या होता है तो आप कहेंगे कॉट 0 पे अनडिफाइंड होता है। तो ये फ़र्क था इसमें और ये कुछ इसकी डिस्कशन थी हमारे पास। 10 और कॉट का ग्राफ समझने के बाद अब हम बात करते हैं सीकेंड और कोसिकेंड के ग्राफ की। अच्छा, जब हम आते हैं सीकेंड और कोसिकेंड के ग्राफ की तरफ तो सीकेंड का ग्राफ मैंने बनाया और कोसिकेंड का भी। इनमें देखें आप लोग, आप जानते हैं, यहाँ ज़रा डिस्कस कर लें कि y इज़ इक्वल टू सीकेंड x। ये असल में क्या होता है, 1 ओवर cos x। अब जहाँ cos 0 होगा वहाँ ये अनडिफाइंड होगा। और cos 0 जिस तरह 10 के बारे में आपने देखा था कि 10 90 पे अनडिफाइंड था, इसी तरह सीकेंड भी अनडिफाइंड 90 पे क्यों होता है, क्योंकि 90 पे cos 0 होता है। तो 90 डिग्री और 90 की ऑड मल्टीपल्स पे आप देखेंगे कि सीकेंड अनडिफाइंड होगा और वहाँ पे वर्टिकल डॉटेड लाइंस होंगी। जैसे आप ये देखें 90 के जो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स मिल रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स, वो एक ये है, एक ये है और इसी तरह एक ये मल्टीपल है और एक ये। तो इन चारों के ऊपर देखें वर्टिकल डॉटेड लाइंस आपको लगी नज़र आ रही है। विच शोज़ दैट कि ग्राफ इन पे अनडिफाइंड है। बाकी सीकेंड के ग्राफ की एक बात याद रखा करें कि सीकेंड का जो आंसर है ये हमेशा -1 से लेस और इक्वल होता है और सीकेंड का आंसर हमेशा +1 के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। -1 और 1 के दरमियान में कभी इसका आंसर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल स्ट्रिप है -1 से 1 की, इस स्ट्रिप में सीकेंड का ग्राफ नहीं आ रहा, या तो 1 से ऊपर ऊपर बन रहा है या -1 से नीचे नीचे बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमको सीकेंड की तरफ देखें
तो सीकेंड जो डिफाइंड अनडिफाइंड था 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे। अब अगर हम बात करते हैं को सीकेंड, तो ये देखें y इज इक्वल टू को सीकेंड x। को सीकेंड होता है 1/sin। अब जहाँ साइन 0 होगा वहाँ ये अनडिफाइंड, और साइन 0 होता है पाई के सारे इंटीजर्स मल्टीपल पे, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, यानी 180 डिग्री और उसके जितने इंटीजर मल्टीपल हैं उन सब पे ये क्या होगा, अनडिफाइंड। तो देख सकते हैं आप लोग इस पूरे इंटरवल में हमें जो नज़र आ रहे हैं 180 के इंटीजर मल्टीपल वो ये 3 है। तो इन तीनों पे आप देख सकते हैं वर्टिकल डॉटेड लाइंस हैं विच शोज़ दैट कि यहाँ ग्राफ अनडिफाइंड है। बाकी उसी तरह जिस तरह वो हमने कहा था कि सीकेंड -1 और 1 से जो है वो बियॉन्ड होता है, इनके दरमियान में नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी बात भी करते हैं कि जो को सीकेंड x है इसका आंसर भी लेस इक्वल टू -1 और को सीकेंड का आंसर ग्रेटर और इक्वल टू +1 होता है। तो ये जो हम लिख रहे हैं असल में ये इनका जो आंसर है ये असल में इसकी रेंज होती है। ये आपने रेंज और डोमेन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, वहाँ पर मैंने ये बात की थी। तो देख सकते हैं आप लोग कि 1 से ऊपर ग्राफ है या -1 से नीचे है, तो -1 और 1 की जो स्ट्रिप है उसके अंदर इसका ग्राफ नहीं आता। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स थे। उम्मीद है ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर है तो अब हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। अच्छा, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 12 की हेडिंग है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को सॉल्व करना इसका मेजर पोर्शन होगा हमारा, और कुछ चीज़ें और भी हम इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चैप्टर की समरी ज़रा आपके सामने लिख देता हूँ। अगर चैप्टर को समराइज़ किया जाए तो इस तरह एक इमेज इसका बनता है कि जो एक्सरसाइज 12.1 है, पहली एक्सरसाइज जो है, ये जस्ट आपके पास अगर देखें तो ये यूज़ ऑफ कैलकुलेटर है, यानी आपने कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, डिग्री मिनट सेकंड वाली वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एंट्री टेस्ट के अंदर, इसलिए इसका हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसके लिए आज के लेक्चर में जो हमने ग्राफिकल अप्रोच यूज़ की थी उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जिनके लिए हमारे पास अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो हम कर लें, तो हम सीख चुके हैं टेक्निक, इसलिए ये एक्सरसाइज हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 की, तो इन दोनों के अंदर आपने जो काम करना होगा वो होगा सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो राइट जो ट्राइंगल्स होती हैं इनको हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। और अगर हम इससे आगे जाएं, एक्सरसाइज 12.4, 12.5 और 12.6, तो इन तीनों के अंदर हमने ट्राइंगल सॉल्व करनी होगी, लेकिन वो जो राइट ना हो, तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स। ऑब्लिक मीन्स अदर देन राइट ट्राइंगल्स, उनका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। और इसके बाद अगर हम सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 12.7 पे जाएंगे, तो 12.7 के अंदर आपको जो चीज़ करनी है वो होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के जो फार्मूले हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। और जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 12.8, इसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देखनी होंगी, आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू ट्राइंगल, आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू ट्राइंगल। ये इसकी ओवरऑल समरी है और एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और हम कहते हैं कि ये ABC एक ट्राइंगल है, इसको सॉल्व करने का क्या मीनिंग है। आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं इसका मीनिंग होता है कि वो अननोन की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये है ABC, ए के अपोजिट स्मॉल ए साइड होती है, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ए वाला एंगल अल्फ़ा, बी वाला एंगल बीटा और सी वाला एंगल क्या होता है, गैमा। तो टोटल एक ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, टू फाइंड ए बी सी अल्फ़ा बीटा गैमा, ये 6 एलिमेंट्स फाइंड करना ट्राइंगल का सॉल्यूशन कहलाता है।
और आपके लिए आसानी ये होती है कि जब भी ट्राइंगल को सॉल्व करने का कहा जाता है तो हमेशा इन 6 में से आपको 3 चीज़ें दी होती हैं और रिमेनिंग 3 आपने फाइंड करनी होती हैं। तो इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि वैसे तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मीनिंग होगा ये 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स फाइंड करना, लेकिन आपको चूँकि हमेशा 3 चीज़ें गिवन होती हैं तो आपने असल में 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। समटाइम्स 2 एंगल्स एक साइड फाइंड करनी होती है, समटाइम आपको 2 साइड्स एक एंगल फाइंड करना होता है, और समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड करने होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह की चीज़ें होंगी। तो पहले फेज़ में जो 12.2 और 3 है इसमें जो कि हमने सिर्फ डिस्कस करना है राइट ट्राइंगल्स को, तो थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। जब हम बात करते हैं राइट ट्राइंगल्स के सोल्यूशन की, तो राइट ट्राइंगल के जो सोल्यूशन होता है, अगर हम कहीं भी राइट ट्राइंगल बना लें, लेट्स से ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो कंफर्म होती है बात कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये ट्राइंगल ABC है और आपने इसको सॉल्व करना है तो श्योरली 3 चीज़ें आपको पता होंगी, 2 एंगल एक साइड, 2 साइड एक एंगल, या तीनों साइड्स। तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो 2 अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस होते हैं ट्राइंगल के सोल्यूशन के लिए, उनमें से पहला ऑप्शन होता है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हैं कि ये आपको अवेलेबल, अगर आपको साइड्स गिवन है 2 तो फिर आप इसको लगा के थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको साइड्स 2 नहीं गिवन तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ उनसे भी आप लोग फेमिलियर हैं। यहाँ एंगल हम थीटा रख के साइन कास टेन काट सेकंड कोसेक की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 टूल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का सोल्यूशन फाइंड करने के। अब राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से कुछ इसके स्पेशल केसेस आपको मैं बताता हूँ। ये यूजुअली हमारे जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अक्सर ये केसेस पूछे जा रहे होते हैं। इसमें सबसे जो पहला केस है वो तो ये है कि ट्राइंगल आप ले लें वो वाली जिसकी ये साइड A हो, ये भी A हो, यानी 2 साइड सेम हो, 2 2 3 3 4 कुछ भी, तो फिर जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा आपके पास A√2। और श्योरली अगर ये एंगल 90 है और ये 2 साइड्स बराबर हैं तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी 45 45 के हो जाएंगे। तो जिस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हों, कंफर्म हो जाएगा कि उसके 2 एंगल्स भी 45 45 डिग्री के होंगे, और जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा वो A√2 आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा जाए कि इसकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग वो फाइंड करें। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है, तो आप देख सकते हैं क्या सोल्यूशन होगा इसका। इसका सोल्यूशन आपके पास बनेगा, A का जो एंगल होता है ये और ये हो गया, C का एंगल ये हो गया, B का एंगल। तो सोल्यूशन क्या बनेगा जी, बीटा तो आपको गिवन है कितना है 90 डिग्री, अल्फ़ा 45 हो जाएगा, गैमा भी कितना हो जाएगा 45। और अगर हम साइड्स की बात करें तो A साइड चूँकि होती है A वर्टेक्स के अपोजिट, तो A तो आपको नज़र आ रही है 3 है, B के अपोजिट इसका हाइपोटेन्यूज है वो नहीं पता हमें, और C के अपोजिट ये स्मॉल c है, तो A 3 है, C भी कितना है 3। तो इस रिलेशनशिप देखें हम कि A हो तो हाइपोटेन्यूज A√2 होता है, तो 3 3 होगा तो हाइपोटेन्यूज 3√2 होगा, तो B आपके पास आ गया 3√2। तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ये पहला स्पेशल केस था जिसमें हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब कुछ और मैं आपको बताता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के स्पेशल केसेस, और फिर इसको हम लेके जाते हैं आगे ऑब्लिक ट्राइंगल्स के ऊपर। तो लिखते हैं, अच्छा जी, इस तरह मैंने आप लोगों के सामने एक स्पेशल केस ये लिखा है। अब दूसरा स्पेशल केस ये होता है जिसमें हमारी जो लेंथ्स होती हैं ट्राइंगल की वो 3, 4 और 5 होती हैं। अब 3, 4, 5 वाली ट्राइंगल जब भी नज़र आए आपको तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करेगी। अब 3, 4, 5 के जितने मल्टीपल्स हैं वो भी सारे के सारे, यानी जो इसकी सिमिलर फॉर्म्स बनेंगी वो सारे के सारे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे। जैसे अगर मैं इनको डबल कर दूं तो डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखें डबल करने से लेट से ये आ गया मेरे पास 6, ये आ गया 10 और ये हो गया 8, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसका हाफ कर लूँ, इसका हाफ कर लूँगा तो फिर भी मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। हाफ करने से देखें क्या बनता है, 3 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5, 4 का हाफ 2 और 5 का हाफ क्या हो जाएगा 2.5।
तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें यूजुअली हमसे ये बातें इस तरह की पूछी जा रही होती हैं। तो इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आया तो आपने इस लॉजिक को भी यूटिलाइज़ करना है। फिर हमारे पास कुछ होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके सिर्फ एंगल्स सेम होते हैं। एंगल से मुराद जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ एक ट्रायंगल है और एक इससे बड़े साइज़ की ट्रायंगल यहाँ पे है। दोनों में सिर्फ सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि ये एंगल अगर लेट से अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गैमा है, और जो भी हैं 30, 60, 40 कुछ भी हैं अगर ये एंगल हमारे पास, तो इधर भी आपके पास वही सेम एंगल होंगे। तो जिन दो ट्रायंगल्स के एंगल्स सेम होते हैं उन्हें सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। इनकी शेप सेम होती है, साइज़ डिफरेंट होता है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये तो मैंने रैंडम ट्रायंगल चूज़ किया, हम बात कर रहे हैं राइट ट्रायंगल्स की, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिमिलर ट्रायंगल का आपको यूज़ बताता हूँ क्या होता है। तो मैं एक ट्रायंगल अगर लेट से यहाँ बना लूँ, ये हमारे पास एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ अगर लेट से मैं कहता हूँ, यही ऊपर एग्जाम्पल्स कोड कर लेते हैं। ये अगर 6 है, ये 8 है और ये कितना है 10। अब इसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल बनाता हूँ इसी के साथ सिमिलर, और देखें इसके साथ क्या प्रॉपर्टी लिंक होती है। अगर मैं एक यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ इस जगह पे, और इसको बल्कि मैं थोड़ा सा पूरी को इस कलर से डिनोट करता हूँ, तो अब आप देखें ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी? पहली ट्रायंगल अगर हमारे पास थी ABC, और जो दूसरी ट्रायंगल हमने बनाई है इसको मैं कह देता हूँ ये है ABC के बाद AE और F। तो ABC और AEF सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि ये एंगल दोनों में सेम है, उसका भी है, इसका भी है। ये 90 है, ये 90 है, और ये वाला एंगल इसके साथ मैच करता है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हों तो इनमें याद रखा करें कि जो रेशियोज होती हैं साइड्स की वो भी सेम होती है। मिसाल के तौर पे ये अब C के अपोजिट है ना, इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये स्मॉल c है, ये B के अपोजिट क्या हो गया? स्मॉल b। ये A के अपोजिट क्या हो गया? स्मॉल a। अब इसको ये जो साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसको मैं कह देता हूँ ये x है, और इसी तरह इसको मैं कहता हूँ ये y है, और ये मैं कहता हूँ ये क्या है? z। तो अब आप देखें जो a ओवर b a ओवर c रेशो बनती है, यहाँ नोट बना लेते हैं इसको। जो a डिवाइडेड बाय c रेशो आती है आपके पास, वही रेशो होगी y डिवाइडेड बाय x। इसी तरह जो a ओवर b होगी, a डिवाइडेड बाय b, वही होगी आपके पास y डिवाइडेड बाय z। और जो आपके पास b ओवर c होगी, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, वही होगी z ओवर x। तो इससे रेलेवेंट भी आपके MCQs बन के आ सकते हैं कि हो सकता है वो आपसे पूछ ले, ABC आपको गिवन हो और वो आपसे पूछे कि y और z की रेशो क्या होगी। तो आप जानते हैं कि y और z की रेशो वही होगी जो 8 ओवर 10 की है, यानी 4/5। यहाँ लिखते भी जाते हैं। y ओवर x देखें, y ओवर x वही बनेगा जो 8/6 बनता है, और 8/6 कितना होता है? 2 4 = 8, 2 3 = 6। इसी तरह अगर वो आपसे y ओवर z पूछ ले तो y और z होगा 8/10, यानी 2 4 = 8, 2 5 = 10। और अगर वो आपसे पूछ लेता है z ओवर x, z/x का मतलब क्या है? 10/6, 2 5 = 10, 2 3 = 6। तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स के केसेस ये हमने पढ़ लिए। एक आध और MCQ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, और उसके बाद फिर इस जो राइट एंगल ट्रायंगल के सॉल्यूशन का टॉपिक इसको क्लोज करते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक रख लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो एक आखिरी MCQ मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास कि मैं MCQ लिख लगा हूँ, तो मैं उस हवाले से पहले बता दूँ कि हमें ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनकी रेशो दी होती है, और हमें उसकी बेस पे ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशो गैस करनी होती है। तो मैं एक क्वेश्चन यूँ बनाता हूँ आप लोगों के लिए MCQ कि इफ़ अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो गैमा, ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास ट्रायंगल के, ठीक है। ये लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये है 30, 60 और 90, जो कि अल्टीमेटली 1 2 3 बन नज़र आ रही है आपको, 30, 60 और 90। हमसे ये बात पूछी जाएगी कि अगर 3 एंगल्स इस रेशो में हैं, देन
आपने बताना ये होगा कि जो उसकी करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स हैं वो किस रेशो में होंगी। तो अब देखने में तो ये लगता है कि जैसे अगर ये 3 साइड्स हैं, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और 3 एंगल्स में जो है वो 30, 60, 90 यानी 1, 2, 3 की रेशो है। तो हमें तो देखने में ये लगता है कि जो 3 साइड्स होंगी उनके अंदर भी रेशो 1, 2, 3 होगी। तो ये तो लिखने में लगा, लेकिन ये इसका ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता वो अभी कंफर्म होगा। तो मैं 4 ऑप्शन बनाता हूँ, 1, 2, 3, 1 √3 2, 1, 2 √3 और √3 2 और 1। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम ये कर लेते हैं कि एक रफ स्केच सा बना लें फ़ौरन 30, 60 और 90 का। आप ये तो डेफिनेटली कौन सा एंगल हो गया 90, इसको आपने क्या रखा हुआ है बीटा बी पे, और इसको अगर आप 30 रखते हैं तो ये ए वर्टेक्स हो जाएगा, और इसको अगर आप रखते हैं 60 तो ये हो जाएगा इसके आपके पास सॉरी यहाँ आपका सी आ जाएगा 90 वाला और यहाँ आपका बी आ जाएगा 60 वाला। अब आप देखें ये 30, ये हो गया 60 और ये कौन सा हो गया 90। अब तीनों में से कोई एक साइड आप चूज़ कर लें, कोई एक साइड जो आपको ईजी लग रही है। मैं कहता हूँ लेट से अगर ये हमने कहा हुआ है 30, तो आप जानते हैं साइन 30 पे कितना होता है, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है। साइन 30 होता है 1/2। तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है वो 1:2 है। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2 आपके पास। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर ये 1 और ये 2 है तो हम जानते हैं ये बेस आ गई हमारे पास। बेस अगर फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3। तो बेस का स्क्वायर आ गया 3, बेस आपके पास आ गई √3। तो ये बन गई आपके पास बेस √3। अब ए के अपोजिट साइड क्या होती है, स्मॉल ए। बी के अपोजिट क्या होती है, स्मॉल बी। बी के अपोजिट स्मॉल बी कर लिया हमने, और सी के अपोजिट क्या होगी, स्मॉल सी। तो आप ज़रा चेक करें क्या रेशो बन रही है, ए रेशो बी रेशो सी क्या बनती है 1/3 2। तो जो हमें ऑप्शन लग रहा था करेक्ट वो करेक्ट ऑप्शन नहीं था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो साइड्स अगर एंगल अगर 1:2:3 में हो तो साइड्स फिर आपके पास किस में होंगी 1:√3:2। ये इसका हमने प्रूव भी करके देख लिया। अब ये अगर क्लियर हो गया आपको तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.4, 5 और 6 की, ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं आपकी कि जिसमें हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे ऑब्लिक ट्रायंगल्स का। और ऑब्लिक ट्रायंगल्स के सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट केसेस होंगे। आपको हर एक्सरसाइज के अंदर एक नया केस पढ़ने को मिलेगा, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं जहाँ आपको 2-2 केस पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक एक करके जो केसेस हैं वो मार्क करवा देता हूँ। 12.4 जो है ये सारी वो एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर आपको 2 एंगल्स और एक साइड 1 साइड गिवन होगी आपको। तो हम देखेंगे कि किस तरह का डाटा गिवन होगा तो फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का सोल्यूशन होता है वहाँ हमें 2 टूल्स होते हैं हमारे पास गिवन। एक हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं और दूसरा होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे भी हमें इसी तरह डिफरेंट टूल्स गिवन होंगे डिफरेंट कंडीशंस में। तो मैं पहला केस लिखता हूँ, फर्स्ट केस कि जब आपको व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज गिवन। जब आपको किसी भी ट्रायंगल के सॉल्यूशन में 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो तो फिर हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मेथड यहाँ लगाया जाएगा। तो मैं लिखता हूँ देन वी यूज़ लॉ ऑफ साइन। फिर हमें लॉ ऑफ साइन लगाना पड़ेगा। मैं इन बातों को ज़रा अंडरलाइन कर दूँ आप लोगों के लिए ताकि ये बात क्लियर हो कि 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन होगी आपको, तो फिर आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। किस पर्पज़ के लिए, हेडिंग पर बनाई हमने सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के लिए। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, 6 एलिमेंट्स कंप्लीट करना, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। जब आपको 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन होगी तो फिर इसका मतलब है 1 एंगल और 2 साइड्स रिमेनिंग होंगी, वो आपने फाइंड करनी होगी। तो लॉ ऑफ साइन है क्या वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है इन एनी ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर लेट से मैं कहता हूँ ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये गैमा है, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, तो आपको 2 एंगल और एक साइड गिवन है तो आपने अप्लाई कैसे करना है। लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि ईच साइड
इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू साइड्स। जैसे देखें ए अगर देखें तो ए साइड जो है वो बाकी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है उसके साइन के साथ प्रोपोर्शनल है। यानी मीनिंग क्या हुआ इसका, दैट इज़ ए इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। इसी तरह बी जो होगा आपके पास वो क्या बनेगा, साइन बीटा, और सी बनेगा आपके पास साइन गैमा। तो ये होता है लॉ ऑफ साइन कि ईच साइड इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू साइड्स, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। इसकी चूँकि इसकी तीन फॉर्म्स हैं तो एक वक्त में कोई सी दो साइड्स इसकी इकट्ठी यूज़ होती हैं, या तो आप ए और बी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे या बी और सी वाली या ए और सी वाली, और जो डाटा गिवन है उसकी बेस पे आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ साइन और ये थी उसके साथ पैरेलल कंडीशन। अब हम आगे चलते हैं केस 2 की तरफ कि केस 2 में क्या होगा। केस 2 में डाटा थोड़ा सा डिफरेंट गिवन होगा आपको। इसमें 2 एंगल्स और एक साइड थी कोई सी भी, उसमें हम ये कहेंगे कि इफ़ 2 sides and their included angle is given। जब आपको दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो फिर क्या करेंगे, देन वी यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन। फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अब देखें, फिर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, 2 sides और सिर्फ एंगल नहीं कहना, देयर इंक्लूडेड एंगल। जैसे ए और बी गैमा इंक्लूड करते हैं, बी और सी अल्फ़ा इंक्लूड करते हैं, ए और सी बीटा इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह डाटा गिवन होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन की 2 फॉर्म्स हैं, रीअरेंज करके 2 फॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन जो कंडीशन जिस तरह की होती है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म बनाई जाती है। जब डाटा इस तरह का गिवन होगा तो फिर लॉ ऑफ साइन की जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो ये होगी, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब देखिए, इसकी भी असल में देखा जाए तो 3 ही फॉर्म्स थी, ए बी सी और ए सी। तो इस फार्मूले की भी अगर आप ए फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूँ होगा, अगर आप बी फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला बी के लिए बन जाएगा, और अगर आप इसी तरह सी फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला फिर सी के लिए हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। तो जो भी साइड आपने फाइंड करनी होगी उसके अपोजिट एंगल यहाँ लिखा होगा, ए के लिए अल्फ़ा, बी के लिए बीटा, सी के लिए गैमा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। यहाँ छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं, क्योंकि ये MCQs में किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन ये मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉ ऑफ कोसाइन राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाया जाए तो ये किस तरह की शेप बनाएगा। तो मैं इसको नोट बना के लिखता हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन फॉर अ राइट ट्रायंगल इज द पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कोसाइन जो है अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाएंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये देखें, दैट इज़ अगर मैं कहता हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आप ये कहते हैं कि ये वर्टेक्स जो है वो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला एंगल आपका अल्फ़ा 90 डिग्री हो गया, ये बीटा हो गया और ये हो गया गैमा। तो जब लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे देखें तो क्या बनना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी के अपोजिट ये बी आ गया, ए के अपोजिट ए आ गया और सी के अपोजिट स्मॉल सी। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ क्या आना था -2bc और यहाँ आना था cos ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है आपके पास 90, जब यहाँ 90 पुट करेंगे cos 90 पे क्या होता है 0, तो इनको 0 कर देगा। तो जो फाइनल फॉर्म बनी वो क्या बनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये आप जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आए तो ये पाइथागोरस थ्योरम को शो करता है। तो हम ये लिखेंगे विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम टिक करेंगे। ये थोड़ी सी बात इसके हवाले से थी।
अब हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज़ द स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, जबकि लॉ ऑफ कोसाइन ये है कि वो हर तरह की ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये था हमारे पास केस 2। और अगर आपको एक्सरसाइज का व्यू दूँ मैं आप, तो 12.4 के अंदर सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइन के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हैं। 12.5 के अंदर आप देखेंगे इसमें लॉ ऑफ कोसाइन भी है आपके पास, और इसके साथ साथ एक और लॉ होता है लॉ ऑफ टेंजेंट। तो जो कंडीशंस आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन की हैं, इन्हीं कंडीशंस के ऊपर आप लॉ ऑफ टेंजेंट भी लगा सकते हैं। तो मैं अब अगर ये आप लिख चुके हैं तो मैं इसी कंडीशन को इन्हीं कंडीशंस के अंदर लिखता हूँ कि इस कंडीशन में आप लॉ ऑफ टेंजेंट भी लगा सकते हैं। मैं अब रेज करता हूँ और यहाँ लॉ ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ, कंडीशन मैंने ऊपर सेम रखी हुई है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि केस 2 जो है, व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन वी यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन। इसमें नोट बना के लिखा है मैंने कि इसी सेम कंडीशन के अंदर वी कैन आल्सो यूज़ लॉ ऑफ टेंजेंट, हम लॉ ऑफ टेंजेंट भी लगा सकते हैं इन केस 2। अब लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ कोसाइन की कंडीशन सेम है, ये आपकी अपनी चॉइस हुआ करेगी कि आप कौन सा लॉ यूज़ करते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन ईजी लग रहा है तो वो यूज़ कर लें, और लॉ ऑफ टेंजेंट की ईजी है तो वो यूज़ कर लें। वैसे दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन इस कंडीशन में पहले आपको साइड निकाल के देता है, जो मिसिंग साइड होती है, जबकि लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो इस कंडीशन में आपको पहले मिसिंग एंगल्स फाइंड करके देता है। दोनों में ये डिफरेंस है। एंगल्स फाइंड करने हो तो प्रेफर किया करें लॉ ऑफ टेंजेंट को, और साइड फाइंड करनी है तो प्रेफर किया करें लॉ ऑफ कोसाइन को केस 2 में। अब लॉ ऑफ टेंजेंट है क्या वो लिखते हैं ज़रा। लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो इस तरह से है, दैट इज़, अब मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू टेन ऑफ, क्योंकि टेंजेंट की बात है तो उसमें टेन इन्वॉल्व होगा, टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अगर a और b है तो अल्फ़ा बीटा होगा, b और c है तो बीटा गैमा होगा, c और a है तो गैमा अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैं तीनों फॉर्म लिख देता हूँ। आप ये प्लस और माइनस की अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर माइनस नीचे प्लस लिखा है, तो जो अगर ऊपर माइनस लिखेंगे तो उसके सामने एंगल भी फिर माइनस वाले आएंगे आपके, और प्लस लिखेंगे तो प्लस वाले आएंगे। अब अगर मैं b और c के लिए लिखता हूँ तो फिर यहाँ आ जाएगा टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस गैमा बाई 2। और आखिरी जो बच गया लास्ट जो है वो a और c का ऑप्शन है, a माइनस सी ओवर a प्लस सी। तो अगर a पहले है तो अल्फ़ा पहले रखना पड़ेगा हमें, अल्फ़ा माइनस गैमा बाई 2, इसी तरह यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2। तो ये तीन फॉर्म्स थी हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट की। केस 2 हमारा कवर हो गया। अब लास्ट केस हम पढ़ते हैं केस 3। 12.4 सिर्फ लॉ ऑफ साइन वाली थी, 12.5 में लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट था, और 12.6 जो होगी वो फिर अगेन लॉ ऑफ कोसाइन की सेकंड फॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं लिखता हूँ केस 3 अब आप लोगों के सामने। अच्छा, जब मैं केस 3 की वर्डिंग लिखता हूँ, जिस तरह पहला केस था व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज़ गिवन, दूसरा केस था टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन, तो तीसरा केस हमारे पास होगा व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। तो मैं लिखता हूँ व्हेन all the three sides are given, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स A B C, जो तीन स्मॉल ABC होते हैं वो गिवन है। तो उसका मतलब है फिर आपने क्या करना है, then we use सेकेंड फॉर्म लिखता हूँ मैं इसको ताकि आपको याद रहे बात, सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन है। तो वही लॉ ऑफ कोसाइन ही, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिखेंगे, इसलिए मैं इसको सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ। तो देख लें, ऑल द थ्री साइड्स गिवन हो तो सेकंड फॉर्म किसकी यूज़ करनी है, लॉ ऑफ कोसाइन की। अब वो क्या है, जो लॉ ऑफ कोसाइन पहले लिखा था उसी को मॉडिफाई करके हमने एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले लिखा था हमने साइड की फॉर्म में, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब उसको हमने अल्फ़ा की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो यूँ हो जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा। चूँकि आपको तीनों साइड्स तो गिवन होंगी, देन यू हैव टू फाइंड ओनली 3 एंगल्स, तो उसके लिए एंगल ही फाइंड करना हमारा टारगेट होगा। तो पहला एंगल अल्फ़ा निकालना, तो यूँ होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब आप देख सकते हैं
कि अल्फ़ा के लिए ए स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो बीटा के लिए क्या होगा बी स्क्वायर, गामा के लिए क्या होगा सी स्क्वायर। तो इसकी 3 फॉर्म्स बन जाएंगी, अल्फ़ा के लिए भी। बीटा के लिए क्या बनेगी, देखें बीटा के लिए बननी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। और गामा के लिए क्या बनेगी, देखें गामा के लिए बननी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। नहीं जी, ये 3 फॉर्म्स हमारे पास आ गई लॉ ऑफ कोसाइन की। तो ये इनके एमसीक्यूज़ किस तरह से बन सकते हैं कि आपको कंडीशन दे के पूछा जाए कि इस कंडीशन में कौन सा लॉ यूज़ करेंगे। जैसे ये कंडीशन लिखी हो कि मैंने ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, वी यूज़ आगे ऑप्शन लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो आपने टिक करना होगा कि इस कंडीशन में कौन सा लॉ यूज़ किया जा सकता है। ये वाली कंडीशन अगर पेपर में एमसीक्यूज़ में आती है कि इफ़ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल इज़ गिवन देन वी यूज़, तो आगे ऑप्शन हो सकता है ए ऑप्शन हो लॉ ऑफ कोसाइन, दूसरा ऑप्शन हो लॉ ऑफ टेंजेंट, तो तीसरा फिर होगा बोथ ए एंड बी। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं इसमें। बाकी जो इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वगैरह हैं कि किस तरह ये एमसीक्यूज़ में आएगा, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें जो एमसीक्यूज़ के लेवल की होती हैं या कुछ शॉर्टकट्स जो होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं जूम के लाइव सेशन में। क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो जूम के लाइव सेशन में कुछ शॉर्टकट्स वगैरह मैं डिस्कस करूँगा और कुछ जो इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब ये सारे केसेस पढ़ने के बाद ये समझ लें कि 12.6 तक का काम आपका कवर हो चुका है और ये यानी सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस और जो डिस्कशन वगैरह कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे जूम के लाइव सेशन में। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर होगा उसमें 12 चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।